हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी रजत अग्रवाल। आज हम एक यूनिक सीरीज चालू करने वाले हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस के ऊपर। इस सीरीज में हम फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे और दोनों का मिक्सचर भी सीखेंगे। तो अब अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं या लगा रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे पास एक गुरु होना चाहिए। गुरु जिसको हम फॉलो कर सके, जिसके प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर सके, जिनकी फिलोसॉफीज को हम फॉलो कर सके। तो अगर हम मार्केट में अगर किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछते हैं कि सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी है जिसमें कि स्टॉक मार्केट हम सीख सकते हैं, तो अगर अगर हम नेट में भी सर्च करें, गूगल में भी, कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है स्टॉक मार्केट एनालिसिस के ऊपर, तो उसमें सबसे टॉप में आता है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिटन बाय बेंजामिन ग्राहम। तो ये बेंजामिन ग्राहम सर की बुक है जो आपको सिखा सकती है स्टॉक मार्केट में पैसा किस तरीके से लगाएं। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग बड़े बड़े वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो इन सीरीज में हम अलग अलग इन्वेस्टर्स को कवर करेंगे, उन इन्वेस्टर्स के द्वारा क्या फिलोसॉफीज बताई गई है उसको कवर करेंगे। तो पहला जो आज का सीरीज है उसमें हम बेंजामिन ग्राहम सर को देखने वाले हैं। इनके द्वारा दो बुक लिखी गई है, एक तो सिक्योरिटी एनालिसिस और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इन बुक्स के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद इस वीडियो में ये फर्स्ट पार्ट रहेगा वीडियो का, जिसमें कि हम या इनकी बुक्स के बारे में समझने वाले हैं। फिर सेकेंडली हम बेंजामिन ग्राहम सर का जो फॉर्मूला बताया गया हुआ था। अब बेंजामिन ग्राहम फॉर्मूला बोला जाता है जिसमें कि वैल्यू डिटरमाइन करी जा सकती है, कोई भी एक स्टॉक की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको हम समझेंगे, उसका इंडियन कंटेक्स्ट में क्या रहना, किस तरीके से वो फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो हम जानेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताए। अब देखिए, पूरी बुक जब आप पढ़ेंगे इनकी तो कुछ क्राइटेरियाज बाहर निकल के आएंगे। तो वो क्राइटेरियाज हमने यहाँ पे 13 क्राइटेरिया को शॉर्टलिस्ट किया है। और क्या हम देखेंगे ऐसे इंडियन मार्केट में कौन से स्टॉक्स है जो बेंजामिन ग्राहम सर की इन ये जो 13 क्राइटेरिया है उसको मीट करते हैं। तो ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट रहेगा। पहले में बुक्स, सेकेंड में उनका फॉर्मूला, थर्ड में वो क्राइटेरिया। अब इन क्राइटेरिया में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 स्टॉक्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। पहला रहेगा यहाँ पे स्मॉल कैप से रिलेटेड, सेकेंड मिड कैप का से रिलेटेड, और थर्डली ये रहेगा लार्ज कैप से रिलेटेड। ये वो स्टॉक्स रहेंगे जो कि बेंजामिन ग्राहम सर के ये जो 13 क्राइटेरिया है उसको मीट करेंगे। 100% मीट करने वाले स्टॉक्स है ये। तो चलिए अब हम चालू करते हैं इस वीडियो को और इन गुरुज के बारे में समझना चालू करते हैं। तो बेंजामिन ग्राहम सर जो है ये लंदन में बॉर्न हुए थे, लंदन यूके के हैं, और 1894 में इनका जन्म हुआ था और 1976 तक ये रहे थे। तो देखिए, इनका जो इन्वेस्टिंग का टाइम रहा था, मतलब वो 1976 के पहले का है, बहुत ही पहले का इनका इन्वेस्टिंग का क्राइटेरिया है। और फिर भी आज की डेट में अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो ये इनकी जो बुक है वो सबसे टॉप मोस्ट मानी जाती है स्टॉक मार्केट में। अगर आप चालू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इसको पढ़िए। अब देखिए, जब आप ये पढ़ने जाएंगे तो दिक्कत है इसमें ये कि इसमें थोड़े काफ़ी टेक्निकल टर्म्स भी यूज़ करे गए। तो अगर आप एकदम न्यू है, आपको अगर कुछ भी कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं है और आपको कुछ स्टॉक मार्केट में के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बैलेंस शीट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो पहले आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ सकती है इस बुक को समझने के लिए। आप चालू करेंगे और अगर आप सोचेंगे कि जो 4 पन्ना आपने पढ़े और फिर सोचे अरे इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसमें हार मत मानिएगा। आप सबसे पहले तो उसके बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज जितने भी है वो गूगल से, यूट्यूब से समझिए और उसके बाद आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 2 से 3 बार में आपको ये बुक समझ में आना चालू हो जाएगी। देखिए, ये बुक मैं पढ़ने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट बुक है और साथ में वॉरेन बफेट जो सर हैं, वॉरेन बफेट जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टर माने जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, तो उन्होंने भी ये बुक रिकमेंड करी है और बोली है कि द बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। वॉरेन बफेट के कमेंट है ये कि सबसे बेस्ट बुक अभी तक की लिखी हुई यही है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसको मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये एक बुक हो गई और दूसरी बुक हो गई सिक्योरिटी एनालिसिस, जो सबसे पहले इन्होंने सिक्योरिटी एनालिसिस लिखी थी और उसके बाद द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी थी। तो सिक्योरिटी एनालिसिस जब बुक लिखी गई थी तो उसमें कुछ कंसेप्ट बताए गए थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, वैल्यू इन्वेस्टिंग के कंसेप्ट बताए गए थे। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा फंडामेंटल एनालिसिस
स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मैनेजमेंट को कैसे कैसे एनालिसिस किया जा सकता है, तो ग्रोथ आप कंपनी का कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी गई है, तो आप इनको इन बुक्स में पढ़ सकते हैं। इन सीरीज़ में जो आप जो ये सीरीज़ देखना चालू करें, इनमें भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। पर अगर आप और इन डेप्थ अगर आपको सीखना है तो आप इन बुक्स को भी पढ़ना चालू करिए। दूसरी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब इस बुक में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स कवर किए गए। इसमें एक मिस्टर मार्केट का एक कंसेप्ट चलता है, इसमें वैल्यू कैसे डिटरमाइन करी जाएगी वो बताया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग के सब के तरफ ही फोकस किया गया है कि एक स्टॉक की वैल्यू किस तरीके से पता कर सकते हैं, वो यहाँ पे ये बुक आपको बता सकती है। अब ये तो थे कि इन्होंने जो ये 2 बुक लिखी थी। अब तीसरा जो इनका कंट्रीब्यूशन है, देखिए कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे इनका सिक्योरिटी एनालिसिस था 1934 में, और फिर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर था 1979 में, और फिर उसके बाद इन्होंने बेंजामिन ग्राहम फॉर्मूला बताए थे। अब ये जो फॉर्मूला है ये इस बुक में भी दिया गया है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाली जो बुक है, इसमें अगर आप देखेंगे चैप्टर 11 में आपको पेज 295 के अराउंड आपको ये आसपास मिल जाएगा। अब वहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला बताया गया है कि वैल्यू अगर आप किसी के स्टॉक का निकालना चाहते हैं तो अर्निंग पर शेयर जो है, अर्निंग पर शेयर अब एक नया फिर जैसे टर्मिनोलॉजी आया। अब आपको इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज इन सीरीज में दिखते जाएंगी, तो आपको ये अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब में और सर्च कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप इस एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। देखिए अब अर्निंग पर शेयर, कोई भी एक कंपनी का जो अर्निंग होती है उसको हम उसके शेयर्स जितने होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे निकल के आता है कि पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है। तो ये जो पर शेयर जो अर्निंग है उसको इन्होंने मल्टीप्लाई किया था 8.5 से। 8.5 इन्होंने ये माना है कि 8.5 है प्राइस अर्निंग रेशो है ये 8.5। अब फिर एक नया टर्मिनोलॉजी आया प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशो नाम से ही सिंपल समझ में आ रहा है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। तो जो भी करंट प्राइस चल रही है, मार्केट प्राइस चल रही है कोई भी शेयर की, उसको अगर हम इस ईपीएस अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो पीई निकल के आ जाएगा, प्राइस अर्निंग रेशो। तो उनके हिसाब से 8.5 वो प्राइस अर्निंग रेशो होता है, उन कंपनीज का प्राइस अर्निंग रेशो होता है जिनमें कोई ग्रोथ नहीं होती। नो ग्रोथ जो कंपनीज होती है उनका पी 8.5 तक होना चाहिए बेंजामिन ग्राहम सर के हिसाब से। और उसमें अगर ग्रोथ ऐड कर दिया जाए तो वो एक मल्टीप्लायर दिए हैं कि जो भी ग्रोथ हो रही है कंपनी की 8-10 साल में जो ग्रोथ होने वाली है उसको हम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और उसको ऐड कर दो 8.5 से, जो नो ग्रोथ पीई है उसको ऐड कर दो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो अर्निंग पर शेयर से, तो उस कंपनी की क्या वैल्यू होने वाली है वो पता चल जाएगी। अब ऐसे एकदम फॉर्मूला बोलने से समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको समझना चालू करते हैं स्कैनिंग के थ्रू कि क्या ये बोलना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 8.5 ये क्या चीज बोलना चाह रहे हैं। 8.5 क्या है? नो ग्रोथ कंपनीज का अगर हम देखें पीई तो 8.5 क्यों बोलना चाह रहे हैं। तो अगर हम इंडियन मार्केट में चलते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आपको एनालिसिस करना है तो काफी सारे स्कैनर्स मार्केट में अवेलेबल है जिसके थ्रू आप स्कैन कर सकते हैं स्टॉक्स को, क्राइटेरिया अगर फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, वो सारा चीजें आप अपने हिसाब से स्कैन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आज चालू करने वाला हूँ screener.in से। आगे चल के बहुत सारे नए नए स्क्रीनर्स आने वाले हैं पिक्चर पे, इस सीरीज पे चलने वाले हैं। अभी तो एक पहला चालू किया है मैंने screener.in से। तो screener.in में यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे एक बार आप साइन अप अगर कर लीजिए। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन्स का। तो जैसे आप स्क्रीन्स में जाएंगे यहाँ पे आप न्यू स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं, और आप जैसे ही न्यू स्क्रीन क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप क्या स्क्रीन में किस तरीके का स्टॉक खोजना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे रेशोज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला तो यहाँ पे जो मेरे को सर्चिंग करनी है वो मेरे को करनी है प्राइस अर्निंग रेशो की। तो प्राइस टू अर्निंग ये होना चाहिए लेस देन 8.5, जो कि उन्होंने बताया था बेंजामिन ग्राहम सर ने। तो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो देखिए इंडिया में 476 ऐसे स्टॉक्स है जो बेंजामिन ग्राहम सर के हिसाब से ऐसे स्टॉक्स है जो कि नो ग्रोथ कंपनीज है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो सक रही है क्योंकि 8.5 या तो अब देखिए 8.5 ऐसा भी हो सकता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अगर मान लो ऐसे स्टॉक हैं और जिनका 8.5 से कम है प्राइस अर्निंग रेशो, और पता चलता है कि उनका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि इन शेयर्स में की वैल्यूएशन बढ़ सकती है।
तो चलिए अभी हमको ये सब बातों पे ध्यान नहीं रखना है कि कौन से स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करें, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ कि क्या है, उसका मतलब समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जब लास्ट में इसको किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये पहला क्राइटेरिया मैंने अभी आपको समझाया कि प्राइस जो अर्निंग है वो 8.5 जो होता है बेंजामिन ग्राहम सर के हिसाब से वो नो ग्रोथ कंपनीज का होता है। तो ये नो ग्रोथ कंपनीज में अगर हम ग्रोथ को ऐड कर दें तो उससे एक नया पी रेशो निकल के आता है, और उस पी रेशो को उस करंट ईयर के जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स बोलते हैं हम यहाँ पे, ट्रेलिंग टीटीएम करके, ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब क्या हो कि आज की डेट से अगर पिछले 12 महीनों का हम ईपीएस देखें, तो जो भी अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम पिछले 12 मंथ्स का डाटा देखें तो उसका ईपीएस जो आ रहा है वो ईपीएस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंपनी की क्या वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया उनके द्वारा, और उस मॉडिफिकेशन में यहाँ पे एक मल्टीप्लाई बाय 4.4 करके डिवाइड बाय वाई लिखा हुआ है। अब ये क्या है समझते हैं। देखिए मल्टीप्लाई बाय 4.4 किया है तो 4.4 जो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसका मतलब है कि अगर कोई जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, अब ये फिर एक नया आ गया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये क्या नई चीज है। तो देखिए बॉन्ड्स बॉन्ड्स का मतलब होता है कि कंपनीज जो पैसा अगर रेज करना रहता है तो या तो उनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं पैसा रेज करने के लिए, और दूसरा या तो वो किसी से लोन ले सकते हैं। तो एक वो तरीका होता है, जैसे गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट हमसे लोन लेती है और उसके बाद उसको बोलती है ट्रेजरी बिल्स। वैसे ही यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो जो ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। अब ये ट्रिपल ए रेटेड क्या हो गया, जैसे क्रिसिल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेटिंग्स देती है कौन से बॉन्ड्स अच्छे हैं, कौन से कंपनीज का क्या रेटिंग है, किसमें तो कितनी अच्छी रेटिंग्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। तो यहाँ पे ट्रिपल ए सबसे टॉप रेटिंग होती है। तो टॉप रेटिंग का अगर हम कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड देखें 20 साल का, तो उनके हिसाब से जो ये यूके का बॉन्ड था उसका रिटर्न था 4.4 और उससे के यील्ड से वो डिवाइड करते थे। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था। अब जब मैंने इस फॉर्मूले को देखा पढ़ा तो मेरे को समझ में आया इंडियन मार्केट में अगर मेरे को फिट करना है इस फॉर्मूले को, तो अगर इंडियन मार्केट फिट करना है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई करने जब मैं गया तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो नो ग्रोथ कंपनीज रहती है उसका पीई जो है वो कम से कम 7.14 होना चाहिए। अब ये पास्ट स्टडी थी 10 साल की, उन स्टडीज के हिसाब से मैंने ये यहाँ पे कुछ फिगर्स यहाँ पे डिसाइड करे हैं। तो पहला तो मैंने डिसाइड किया 7.14 जो है वो पीई होना चाहिए नो ग्रोथ कंपनीज का। उसके बाद जो मल्टीप्लायर था 2 के जगह यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में जैसे अब यहाँ पे जो 2 यूज किए गए थे उस जमाने के हिसाब से, पर अब यहाँ पे जब ग्रोथ ऑलरेडी काफी कंपनीज का हाई हो चुका है तो उसके बाद अगर हम ये देखें तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखा है 1.5। और उसके बाद यहाँ पे जो इंडियन कंटेक्स्ट में जब अगर हम देखने चाहते हैं कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उसका रिटर्न क्या रहता है 20 साल के, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है टॉप कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसका रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 8.25% है। और उसकी यील्ड, अब ये यील्ड भी एक नई चीज कंसेप्ट है, अगर अगर आप समझना चाहेंगे तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जो यील्ड होती है, अब यील्ड का मतलब क्या होता है कि 8.25% तो एक जो जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है वो अगर हमें 8.25% रिटर्न देने वाली है, पर क्या होता है ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ट्रेडिंग चलते रहती है इन बॉन्ड्स की भी, तो उससे क्या होता है कि इसकी रेट्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो रेट्स फ्लक्चुएट होने से फर्क पड़ जाता है कुछ अर्निंग्स पे। तो अर्निंग्स क्या है कम ज्यादा होती रहती है। तो अभी की डेट पे अगर हम देखें तो जो टॉप ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स है उसकी अर्निंग्स है जो वो गिर गई है थोड़ी सी, 7.95 पे आ गई है। 8.25 का रिटर्न भले कंपनी दे रही है बट उसकी जो एक्चुअल रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलने वाला है जो बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा वो है 7.95। तो 7.95 से यहाँ पे हमें डिवाइड करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, वर्किंग करके देखते हैं इस फॉर्मूले पे। देखिए इस फॉर्मूले को मैंने एक्सेल पे नोट कर लिया है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज यहाँ पे फिल करनी रहेगी। इस फॉर्मूले को अगर कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले से क्या इवैल्यूएशन आ रहा है और आपको स्टॉक खरीदना है कि नहीं खरीदना है अगर वो डिसाइड करना है तो पहला तो है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर सबसे पहले हम पता करेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, उस कोई भी एक शेयर का, और उसके बाद जो ग्रोथ उसकी क्या होने वाली है आने वाले 8-10 सालों में वो हम यहाँ पे पंच करेंगे, और उसके बाद उसकी एक्चुअल प्राइस क्या चल रही है। अगर ये 3 चीज अगर हम पंच कर देंगे तो ये जो एक्सेल की शीट है वो आपको बता देगी कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये स्टॉक में पैसा लगाना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, वो बेंजामिन ग्राहम सर के हिसाब से। देखिए हर एक की फिलोसॉफी अलग अलग हो सकती है और यहाँ पे मैं ये भी 100% नहीं बोलूंगा कि मैं इसी को देख के सीधा पैसा लगा दूंगा।
मैं यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने की, ये तो फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट हो गया, इसमें और भी चीजें हैं फंडामेंटल एनालिसिस में जो हम इन सीरीज में सीखने वाले हैं अलग अलग गुरु से। तो वो सारी चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे, उसके बाद जब हम टेक्निकल एनालिसिस को इसमें लगाएंगे, तब जाके ये फाइनल होएगा कि आप इस शेयर पे पैसा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो इन ये जो कड़ियां हैं उसको हमें जोड़नी पड़ेंगी, सारी कड़ियों को जब हम फाइनल जोड़ देंगे उसके बाद हम कोई भी शेयर पे पैसा लगा पाएंगे। तो ये पहली कड़ी चल रही है जिसमें कि हम एक फंडामेंटल एनालिसिस का एक छोटा सा एक कंसेप्ट सीख रहे हैं, और वो कंसेप्ट है बेंजामिन ग्राहम सर का फॉर्मूला, जिसमें कि वैल्यू वो निकाली जा सकती है। चलिए, तो अब हम चलते हैं एक जो जाना माना कोई एक स्टॉक ले लेते हैं, जाना माना एक स्टॉक ले लेंगे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेते हैं। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्री की क्या हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना चाहिए कि नहीं, तो वो हम सबसे पहले तो पता कर लेते हैं इन सर के हिसाब से, बेंजामिन सर के हिसाब से क्या होता है। तो जब हम पता करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट हम ले सकते हैं, कोई भी एनालिसिस करने वाले हैं तो हम कोई भी जो फाइनेंस की वेबसाइट है जहाँ पे उनके डाटाज हमें मिल सकते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम याहू फाइनेंस एकदम एक कॉमन वेबसाइट है, तो याहू फाइनेंस ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे मैं सर्च करूंगा, देखिए यहाँ पे आ गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब इसमें सबसे समरी में ही यहाँ पे दिया हुआ है ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 75.21। तो यहाँ पे मैंने पिक कर लिया है 75.21, ईपीएस मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ, अब ये ग्रोथ कहाँ मिलेगी मेरे को? तो ग्रोथ, अब देखिए आप सोचोगे याहू फाइनेंस ही मैंने क्यों चूज किया, तो यहाँ पे मेरे को जो सबसे अच्छी बात इस याहू फाइनेंस की लगती है वो यहाँ पे ग्रोथ, एक्सपेक्टेड क्या ग्रोथ होने वाली है कंपनी की वो भी बताता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं एनालिसिस टैब पे। यहाँ पे देखिए याहू फाइनेंस में एक एनालिसिस टैब है, और इस एनालिसिस टैब में जब आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रोथ एस्टिमेट्स, और ये ग्रोथ एस्टिमेट्स में आपको नीचे में दिखेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स पर एनियम ग्रोथ होने वाला है 13.82% से। रिलायंस का एक्सपेक्टेड ग्रोथ याहू फाइनेंस के हिसाब से 13.82% हो सकता है। अब ये इनके कुछ कैलकुलेशंस होंगे, उनके हिसाब से इन्होंने पता किया है। तो मोर एंड लेस एक्चुअल अगर हम खुद भी अगर एनालाइज करने जाएंगे तो अप्रॉक्स इतना ही बैठता है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली याहू फाइनेंस को फॉलो कर लेता हूँ। या तो फिर आप अपना खुद का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, इसमें काफ़ी फॉर्मूलेज ग्रोथ के भी अलग अलग बनते हैं। जब आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक होता है कि आप रियलिस्टिक ग्रोथ रेट पता कर सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या ग्रोथ आना चाहिए कंपनी का। पर अभी तो हम एक जो हमें आसानी से चीज़ें मिल रही है उसी को हम यूज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पे याहू फाइनेंस हमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट बता रहा है 5 साल का, आने वाले 5 साल का 13.82% है। तो अभी मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, तो 13.82%। और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल प्राइस जो अभी चल रही है मार्केट में वो है 1931.75। ये 7 मई को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, 7 मई का ये क्लोजिंग रेट है 1931.75। तो 1931.75 मैंने पिक कर लिया है। अब इस फॉर्मूले को देखिए, ये किस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट किया है। अर्निंग पर शेयर जो कि ये B6 सेल पे था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7.15 से, प्लस 14 से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिस्टेक है 7.14, ठीक है। 14 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय B7 ये जो ग्रोथ रेट था, मल्टीप्लाई बाय 8.25 जो ये 8.25 जो AAA रेटेड बॉन्ड्स का जो रिटर्न है उसका, और डिवाइड कर दिया पूरे को मैंने 7.95 जो कि यील्ड है कॉर्पोरेट बॉन्ड का, ये जो 8.25 जो रिटर्न आ रहा है उसकी जो यील्ड है वो है 7.95%। देखिए ये सारी चीज कॉमन रहेगी, सब कुछ सेम रहने वाला है, सिर्फ चेंज होगा क्या, ग्रोथ और ईपीएस। आज ये दो चीज पुट करिए और उसका एक्चुअल प्राइस पुट करिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ये शेयर आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो जब आप ये पुट करते हैं तो एक्सपेक्टेड प्राइस बेंजामिन ग्राहम सर के हिसाब से आई 2175, जबकि ये चल रहा है 1931 अभी। तो इसको देख के ये मत ऐसा डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि भाई इतने का तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 243 का, इतने का तो हमें फायदा होना ही होना है, इसको तुरंत खरीद लेते हैं। पर देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आप ये खरीद लेंगे तो बहुत सारी जो एनालिसिस और करनी चाहिए वो छूट जाएगी, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे बेंजामिन सर ने एक यहाँ पे एक सेफ्टी प्रोवाइड करी थी, जिसमें कि इन्होंने बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफरेंस है अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इस डिफरेंस को डिवाइड करूं एक्चुअल प्राइस से, तो ये निकल के आता है 12.6%। तो उनके हिसाब से बोला गया था कि जब तक यहाँ पे 25% का गैप ना हो आप उन शेयर्स को मत खरीदिए। तो 25% मार्जिन ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए।
तभी आप इन शेयर्स पे पैसा लगाएं। तो यहाँ पे सेफ्टी कितनी मिल रही है, 12% की। तो हम अब यहाँ पे हमारे को रिकमेंडेशन इनसे ये आ रहा है कि भाई अभी मत खरीदिए इस शेयर को, क्योंकि क्या हो है कि अगर यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है 13.8% ग्रोथ, अगर क्या पता कुछ गड़बड़ हो गया, अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया कंपनी में और ये ग्रोथ रेट एकदम से गिर गई, तो ऐसे में तो ये जो हमारा जो डिफरेंस है वो गिर जाएगा। तो इसलिए कम से कम 25% की मार्जिन लेके चलनी चाहिए हमें, ताकि हम हमारा पैसा जो है वो सेफ रहे, डूबे ना। तो 25% की मार्जिन हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये एक तरीका हो गया जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इस शीट को बनाने के लिए मैंने एक तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया सिंपल, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे पिक किया, पुट किया है, और यहाँ पे फिर उसके बाद लास्ट में कंडीशन के लिए मैंने इफ का एक फॉर्मूला पुट कर दिया था, इफ दिस सेल इज मोर देन 25 तो यहाँ पे बाय आए, अदरवाइज यहाँ पे डोंट बाय लिखा हुआ आ जाए। सिंपल एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, और यहाँ पे ग्रीन और रेड फट से दिख जाए उसके लिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाली है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे डालते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैंने यहाँ पे न्यू रूल क्रिएट किया, और न्यू रूल में यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है वो मैंने पिक किया, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने, फॉर्मूला लिख दिया कि ये सेल अगर बड़ा होता है, ये सेल के एक्चुअल प्राइस से अगर बड़ा होता है एक्सपेक्टेड प्राइस, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग होनी चाहिए जो कि होगी ग्रीन कलर की। तो ये ग्रीन कलर की फॉर्मेटिंग हो जानी चाहिए इस तरीके से। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने एक कंडीशन लगाई, और वैसे ही फिर से मैंने एक कंडीशन लगा दी मैंने, वापस से मैंने गया यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मेट अगर होना है तो फॉर्मूला डिसाइड करेगा फॉर्मेट होना है कि नहीं होना है और क्या फॉर्मेट होना है, तो ये वो बताता है। और यहाँ पे फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया फॉर्मेटिंग में जाके, फिर मैं यहाँ पे मैंने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया, और रेड कलर के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सिलेक्ट कर लिया कि ये सेल अगर कम होता है इससे एक्चुअल प्राइस से, तो यहाँ ये रेड कलर हो जाए। ओके, तो अब ये इस हिसाब से वर्क करेगा। ये एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा बहुत मैं एक्सेल और टेक्नोलॉजी सेवी को जो जो चीज़ें रहेगी मैं सब आपको यहाँ पे सिखाते हुए चलूँगा। एक्सेल की मैंने आपको छोटी सी चीज़ सिखाई है यहाँ पे। एक्सेल भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, धीरे धीरे आप सारा कुछ सीखेंगे, और अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो मेरी एक और एक सीरीज चल रही है, एडवांस्ड एक्सेल फॉर ऑडिटर्स। ऑडिटर्स के लिए मैंने एक्सेल की सीरीज बना रखी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पे एक्सेल से हमने ये देख लिया कि सबसे पहले तो बेंजामिन ग्राहम सर का फॉर्मूला हमने समझ लिया है कंप्लीट किस तरीके से वर्क करता है। अब फिर से मैं आपको यहाँ पे सावधानी बता देता हूँ कि सिर्फ इसको देख के आप इन्वेस्ट करना मत चालू कर दीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ बची है। आप लोग जब उसको सब सीख लेंगे, सारे फंडामेंटल्स को सीख लेंगे, सारे टेक्निकल्स को सीख लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आप चालू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। अभी बस आप सीखिए पहले, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन कंसेप्ट को अच्छे से और समझिए, ताकि आप इसकी मदद लेकर और अच्छा पैसा कमा सकें। चलिए, अब हम फॉर्मूले समझने के बाद अब हम चलते हैं इनके कुछ क्राइटेरियाज पे। थर्ड पार्ट चालू हो रहा है इस वीडियो का, जिसमें हम बेंजामिन ग्राहम सर की क्राइटेरिया देखने वाले हैं। तो देखिए, क्राइटेरिया में मैंने जो शॉर्टलिस्ट किया है, उस शॉर्टलिस्ट में पहला है कि जो ईपीएस जो करंट अभी फिजिकल ईयर गया, मान लो अगर हम देखें तो 2021 अभी क्लोजिंग हुआ है, तो 2021 क्लोजिंग हुआ है, तो उस समय जो भी ईपीएस अर्निंग पर शेयर है कंपनी का, वो जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। फिर पिछले साल भी जीरो से ऊपर होना चाहिए, उसके पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, उसके मतलब 4 साल तक हमारे ईपीएस जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद ईपीएस ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स। ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स मतलब पिछले 4 क्वार्टर्स। अगर अभी हम देखें तो अभी हमारे पिछले 4 क्वार्टर्स मतलब 2021 के ही कहलाएंगे, क्योंकि अभी अभी हम मई में खड़े हैं। पर अगर हम 2 महीने बाद चेक करेंगे तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है वो भी इस ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स का जो ईपीएस है वो भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब ये जो क्राइटेरियाज को कैसे खोजें हम, ये कंपनीज, तो उस कंपनीज को खोजने के लिए मैं आपको एक वापस से उस टूल पे लेके चलता हूँ जो कि है screener.in। चलिए वापस हम उस स्क्रीनर पे चलते हैं। इस स्क्रीनर पे जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्चिंग किया था, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, जो ईपीएस है वो मोर देन 0 होना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जिनका ईपीएस मोर देन, देखिए इंडिया में लगभग 4,500 5,000 लगभग के आसपास कंपनीज है। उनमें से ट्रेडिंग सिर्फ 2,000 कंपनीज की आसपास होती है डेली बेसिस पे। जो ट्रेडिंग होती है वो 2-2,500 शेयर्स जो है वो डेली ट्रेड होते हैं। और यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि ईपीएस किसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे निकल के आएगा 2,364 कंपनीज है जिनका ईपीएस पॉजिटिव है पिछले साल का। तो ऐसे में तो दिक्कत हो गई, अब कौन सी कंपनीज का मैं स्टडी चालू करूँ। तो चलो और शॉर्टलिस्ट करते हैं। और शॉर्टलिस्ट करने गए तो यहाँ पे एक इन्होंने बोला था कि करंट प्राइस टू बुक वैल्यू वो 0 से 1.2 के बीच में होना चाहिए।
फिर यहाँ पे कुछ नया निकल के आया, बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू क्या होती है? तो बुक वैल्यू मतलब जो एक उसके जो जितना भी कंपनी के जो वैल्यू वैल्यू कर रहे हैं हम, जैसे कि जो उसकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के हिसाब से उसकी जो वैल्यूएशन आ रही है, बुक वैल्यू निकल के आ रही है, जो टोटल एसेट साइड है, तो वो, और जो मतलब शेयर होल्डर फंड कहलाता है एक्चुअल पे ये, तो वो जो बुक वैल्यू निकल के आती है, वो यहाँ पे उसको हम डिवाइड करते हैं, प्राइस को डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू से। तो मतलब उस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो प्राइस से कितना गुना है, वो ये रेशो बताता है। तो ये रेशो भी आपको खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, आपको screener.in में बना बनाया मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेरी यहाँ पे हम डालते हैं, ईपीएस के बाद एंड, जो सबसे पहले तो हमने ईपीएस डाला था, ईपीएस मोर देन 0, ये जब हम पुट करे थे तो यहाँ पे हमारे पास 2364 कंपनीज आ गई थी। और उसके बाद सेकंड कंडीशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एंड, जैसे जितनी कंडीशन डालेंगे सब उसके पहले हमें एंड लगाना पड़ेगा। एंड सेकंड कंडीशन है यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो यहाँ पे रहनी चाहिए मेरी लेस देन 1.2। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं इतने में ही। तो देखिए सीधा हाफ हो गया, 2300 आ रहा था, अब यहाँ पे सीधा 1030 कंपनीज आ गई जिनका बुक वैल्यू जो है यहाँ पे मेरा 1.2 से कम है। साथ में इसमें एक और बोला हुआ था कि एंड जो कि बुक वैल्यू जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे वो भी मैं पुट कर देता हूँ, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ये भी मैंने पुट कर दिया है, रन दिस क्वेरी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जितने भी हमारे हमने निकाले थे सबकी बुक वैल्यू 0 से ऊपर थी, मतलब जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो था वो 0 से ऊपर था। चलिए अब अगला एंड, नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है कि करंट रेशियो जो है वो 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। अब फिर एक नया टर्म आया, करंट रेशियो क्या होता है? तो करंट रेशियो का मतलब होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जो चलते फिरते एसेट्स, मतलब जैसे डेटर्स हो गए, क्या इन्वेंट्री हो गई, उसके बाद हमारे उसके डेटर्स, इन्वेंट्री और कैश हो गया, तो ये सारे क्या है, करंट एसेट्स हो गए। करंट लायबिलिटीज में पेबल्स जो हो गए, क्रेडिटर्स जो रहते हैं वो हमारे पेबल्स हो गए। तो यहाँ पे करंट रेशियो कैसे निकलेगा? तो वो हो गया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो वो भी हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मिल जाता है। जब आप यहाँ पे करंट रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट रेशियो टाइप करेंगे तो करंट रेशियो, करंट रेशियो का यहाँ पे मतलब भी बताया गया, अ लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जितना भी है, जैसे कि क्रेडिटर्स को पैसा बटाना है तो कम से कम इतना करंट एसेट्स होना चाहिए अवेलेबल कि हम उन करंट लायबिलिटीज को पटा सके और उसके बाद भी आधा करंट एसेट्स हमारे पास बच जाए। तो ये हो गया 1.5 गुना, 1.5 का मतलब। तो करंट रेशियो कितना होना चाहिए? 1.5 से ज्यादा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ करंट रेशियो शुड बी 1 ग्रेटर देन 1.5। रन दिस क्वेरी। एक तो देखिए और कम हो गए, हमारे 745 शेयर्स हैं जिनके करंट रेशियो 1.5 से ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट चलता है यहाँ पे, उसके बाद आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? अब फिर एक नया कंसेप्ट आ गया डिविडेंड यील्ड का। तो देखिए अगर जैसे आपको कुछ भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ नया टर्मिनोलॉजी मिल रही है, बुक पढ़ रहे हैं तब, तो आप क्या कर सकते हैं कि उन टर्मिनोलॉजीज को या तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आप लिखेंगे डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड यील्ड का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। कि जितना साल भर में डिविडेंड मिला है आपको, उसको अगर आप करंट शेयर प्राइस से डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा डिविडेंड यील्ड। तो उनके हिसाब से बोला गया था कि 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम उस क्राइटेरिया को यहाँ पे पुट कर देते हैं एंड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड देखिए फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है डिविडेंड यील्ड एक्सक्लूडिंग स्पेशल डिविडेंड्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है screener.in में, तो उसको हम हटा सकते हैं। इस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद देखिए आपको और शॉर्टलिस्ट होके 203 पे आ गए हम। कहाँ हमने चालू किया था 2300 से और हम 203, सीधे 10% पे आ गए हैं उन शेयर्स के। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया को शॉर्टलिस्ट करते करते डिविडेंड यील्ड जिसका 0 से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और कंडीशंस बताई गई है। ईपीएस ट्रेलिंग 4 क्वार्टर्स का पिछले जो ईपीएस है 4 साल पहले के जो ईपीएस है उससे ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। जो मतलब अभी के जो 4 क्वार्टर में जो ईपीएस है वो पिछले 4 साल का जो है एवरेज है उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर ईपीएस जो पिछले साल का है वो पिछले जो 4 सालों का ईपीएस है उससे ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब क्या हो गया कि जो बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो सिक्योर्ड लोन्स या अनसिक्योर्ड लोन्स जो लिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, जो लॉन्ग टर्म जो 1 साल से ज्यादा के लिए लिए जाते हैं,
तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जैसे वर्किंग कैपिटल लोन्स यहाँ पे कंसिडर नहीं होते। तो जो लॉन्ग टर्म्स के लिए लिए जाते हैं वो अगर हम डिवाइड करें वर्किंग कैपिटल से तो उसका एक रेशियो निकल के आएगा, और वो जो रेशियो है वो 0 से लेकर 1.1 के बीच में होना चाहिए बेंजामिन ग्राहम सर के हिसाब से। ये हो गई उनकी 12th कंडीशंस थी, ये 12th क्राइटेरिया था। और ये लास्ट जो 13th क्राइटेरिया है वो है जो प्राइस अर्निंग परसेंटेज का जो रैंक है वो 10 से कम हो चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर एक समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ये। एक्चुअली ये जो प्राइस अर्निंग का जो परसेंटेज रैंक बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि जो जैसे इंडस्ट्री का जो पी है, जैसे कोई भी जो शेयर हम जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी जो वो कोई ना कोई एक इंडस्ट्री पे फॉल करती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है तो वो क्या जैसे अलग अलग है तो उसकी कोई एक पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री होगी जिसमें कि वो फॉल करेगी। वो जो इंडस्ट्री पे फॉल करेगी उनका जो पीई की रैंकिंग होगी, जैसे एक हो गया हाईएस्ट पी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, तो जो हम उसको हम लाइन से जमाएंगे तो जो उसके अंडर 10 में आना चाहिए, ये जो शेयर है उसके अंडर 10 रैंक के अंदर आ जाना चाहिए। रैंकिंग हम जब हम निकालते हैं तो उसके, तो अब ये जो लास्ट के ये जो 3-4 क्राइटेरियाज जो मैंने बताया, ये जो क्राइटेरियाज है ये एक्चुअल में आपको screener.in में नहीं मिलेंगे, तो आपको इंडिविजुअली उन स्टॉक्स को एनालाइज करके पता करना पड़ेगा कि क्या वो ये सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इससे हमारा ये डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे ये मैं आपको एक जनरल एक तरीका बताया बस किस तरीके से खोजते हैं, पर मैं आपको फाइनल यहाँ पे फाइनल खोज के नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो काम कर रखा है और वो काम करके मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक पता करे हैं। तो अब हम चलते हैं उन 3 स्टॉक्स की तरफ। चलिए, पहला स्टॉक जो है जो कि मैं लेने जा रहा हूँ स्मॉल कैप। अब ये फिर एक नया टर्म आया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये क्या है आखिर? स्मॉल कैप का मतलब होता है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके हिसाब से 5,000 करोड़ से कम। अब फिर ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या चीज आ गई? नहीं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जो भी करंट प्राइस चल रही है शेयर्स की, अगर अगर आप उसको जितने भी शेयर्स है उस कंपनी के उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी। फिर आपको एक कंफ्यूजन आएगा इसमें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ जैसे अगर हम विद्या टेलीलिंक्स जो मैंने एक शॉर्टलिस्ट करी है जिसकी जो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है, जो बेंजामिन ग्राहम की सारी कंडीशंस जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रही है, ये देखिए सारे कंडीशन जो क्राइटेरिया मैंने बताए थे उसको फुलफिल कर रहे हैं ये शेयर, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे दी गई है 1021 करोड़। 1021 करोड़। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि 1021 करोड़ में मैं ये पूरे कंपनी को खरीद सकता हूँ? आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कि जब मैं सारे शेयर्स को अगर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ उसके प्राइस से तो ये वैल्यू निकल के आई मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो क्या इतने में मैं पूरी कंपनी को खरीद सकता हूँ? तो जी नहीं, यहाँ पे आप ये गलत है, थोड़ा सा ये मिसकंसेप्शन है। यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब खाली शेयर से रिलेटेड है, शेयर्स की पूरी वैल्यू बताते हैं, पर कंपनी में क्या खाली शेयर्स ही रहते हैं क्या? उनके पास लोन भी तो रहता है, डेट, तो डेट को भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। फिर कुछ प्रीफर्ड स्टॉक्स भी रहते हैं, उनको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीजों को आप जोड़ दोगे और फिर जब आप ये कंपनी को खरीदने जाओगे तो उसका जो कैश पोर्शन रहेगा वो तो आपका खुद का हुआ, फिर तो उसको आप डिडक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज जब आप कर दोगे तो निकल के आएगी एंटरप्राइज वैल्यू। तो जब जो एंटरप्राइज जो वैल्यू निकल के आएगी वो ही फाइनल वैल्यू होती है जितने की में कि आप ये पूरी की पूरी कंपनी को खरीद सकते हैं। तो मान लो अगर आपको विद्या टेलीलिंक्स को खरीदना है, तो विद्या टेलीलिंक्स को खरीदना है तो आप उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से नहीं खरीद सकते, आप उसकी एंटरप्राइज वैल्यू से खरीद सकते हो। तो आपको किसी भी शेयर का एंटरप्राइज वैल्यू पता करना है तो आप कहीं पे भी आप जाए तो आप उसकी एंटरप्राइज वैल्यू भी पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहीं पे देखूं विद्या टेलीलिंक्स, तो विद्या टेलीलिंक्स की एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ एडिट रेशियोज पे, यहाँ पे मैं इसको एक और पुट कर देता हूँ एंटरप्राइज वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ। देखिए ये निकल के आ गई 1699 करोड़, मतलब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 1,000 करोड़ है के आसपास है, बट यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू 1699 मतलब 1700 करोड़ के आसपास है अगर आपको पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है। तो इस तरीके से होता है, ये कुछ कुछ कंसेप्ट को मैं यहाँ पे साथ में लेते हुए चल रहा हूँ ताकि आप पूरा समझते जाए कि क्या किस तरीके से आप कोई भी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो कंपनी है इसकी यहाँ पे विद्या टेलीलिंक जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है और इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू टोटल 1883 करोड़ था और इक्विटी कैपिटल जो है वो 11.85 करोड़। यहाँ पे उसका कुछ रेशियोज जो डाटा है वो सारे दिए हुए हैं, जैसे कि उनके कुछ 5 सालों की ईपीएस
जो यहाँ पे ये सारे ईपीएस दिए हुए हैं, हर साल उनका कितना कितना था और हाई लो प्राइजेस कितने थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेशोज दिए हुए हैं, अर्निंग ईपीएस का ग्रोथ रेट यहाँ पे 19% है। उसके बाद पी रेशो 5 है, 5 ईयर का पी रेंज जो है वो 4 से 11 के बीच में था। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हुआ, तो जो भी इक्विटी पोर्शन है उसके हिसाब से कितना परसेंट रिटर्न हो कमा रही है कंपनी, तो वो हो गया 10%। फिर कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो यहाँ पे हो रहा है, तो 17.29 करोड़ का यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो कैश फ्लो है वो जनरेट हो रहा है। यील्ड है, बुक वैल्यू दी हुई है 0.42 है, बहुत कम बुक वैल्यू है इसकी। और उसके बाद यहाँ पे अल्फा बीटा लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी कितना है वो दिया हुआ है, ओनरशिप कितनी क्या है वो दी हुई है। और उसके बाद नंबर ऑफ फंड्स, देखिए ये ओनरशिप में से ये देखिए लाइन से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे चालू किया था कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न इक्विटी कम से कम नहीं तो 15 से 17% के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10% है, ठीक है चल जाएगा क्योंकि बाकी कंडीशंस फुलफिल कर रही है। ओनरशिप अगर हम देखें तो मैक्सिमम मैनेजमेंट के पास होनी चाहिए, तब अगर मैनेजमेंट के पास अगर ज़्यादा ओनरशिप है तो उससे ये साबित होता है कि मैनेजमेंट जो कंपनी को लेकर एक अच्छी पॉजिटिव व्यू रखता है। और अगर मैनेजमेंट ही कंपनी से पैसा निकालते जा रहा है, प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन निकालते जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी से उसका भरोसा हटते जा रहा है। जब उसी का भरोसा नहीं है तो हम क्यों भरोसा करें उस कंपनी पे। तो इसीलिए हम ओनरशिप देखते हैं कि ओनरशिप प्रोमोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ फंड्स जो है वो सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फंड्स में जो जो फंड्स जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, तो क्या वो ये शेयर्स को खरीद रहे हैं, तो वो अगर बढ़ रहा है मतलब ये शेयर्स के जो प्रोस्पेक्टिव है आगे चल के वो अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे अगर जैसे ये 45 पहले था 40, 42, 43, 45 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये कई इन्वेस्टर्स जो है वो इस पे पैसा लगाते जा रहे हैं। फिर ईपीएस यहाँ पे क्वार्टरली ईपीएस दिया हुआ है कुछ पास्ट क्वार्टर्स का। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये आगे चल के हम सीखेंगे जब टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे, तो आरएसआई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, 200 डे 150 डे ऐसे अलग अलग मूविंग एवरेजेस समझेंगे हम यहाँ पे। और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि शेयर्स का सही टाइम क्या होना चाहिए खरीदने का। देखिए शेयर्स तो पता कर लिया हमने, खरीदना क्या है अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग से अगर पता करेंगे तो हमें शेयर्स तो पता चल जाएंगे, पर उसकी टाइमिंग भी सही पता होनी चाहिए। अगर उसकी जो अगर हम उसके हाई में खरीदेंगे और लो में बेच देंगे तो नुकसान ही होना है। इसलिए कभी भी उसके लो पे जब रहेगा तभी हम खरीदेंगे, तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा, जब उसकी ट्रेंड एनालिसिस करें। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये इस चीज़ों पे आ पाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पे उसके जो क्राइटेरिया थे वो फुलफिल हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पे देखिए लाइन से देखिए इसके जितने भी ईपीएस थे वो 0 से ऊपर थे, तो देखो सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए। करंट प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो था 0.42 है, तो कम है 1.2 से। करंट रेशियो 1.56 है, 1.5 से ऊपर है। डिविडेंड यील्ड 1.2 है, ये भी फुलफिल हो गया। ईपीएस जो ट्रेलिंग 4 क्वार्टर का है वो 4 साल के एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी ठीक है, पॉजिटिव है, फुलफिल हो रहा है। ये सेकंड कंडीशन, 4 साल का जो ईपीएस है उससे पिछले साल का ईपीएस ज़्यादा होना चाहिए, वो भी फुलफिल हो रहा है। लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल का जो रेशियो है वो 1.1 से कम होना चाहिए, तो 0.29 है, वो भी फुलफिल हो रहा है। और जो पीई का परसेंटेज का रैंक है वो यहाँ पे 10 से कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 9th रैंक है इस शेयर की, उसके इंडस्ट्री पे उसके पीई के अकॉर्डिंग 9th रैंक है, तो उसके हिसाब से ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है। तो ये यहाँ पे हमारे लिए स्मॉल कैप के हिसाब से बेंजामिन ग्राहम सर की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अभी फिर ये शेयर को बताने के बाद मैं फिर यहाँ पे बोलूँगा कि ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। आप और भी चीज़ों को जब तक स्टडी नहीं कर लेते आप फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। ये आपको एक स्टार्ट करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमने बेंजामिन ग्राहम सर को सबसे पहले चालू किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम वॉरेन बफेट सर को भी कवर करेंगे, उनकी क्या क्राइटेरिया है, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से कौन से स्टॉक जो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। उसकी लिस्ट भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मैं आपको लिंक डाल के दे दूंगा, वहाँ से आप उनके जो जो गुरुज है उनके हिसाब से कौन कौन से स्टॉक्स वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये जो 2 बुक्स मैंने बताया था उन बुक्स की मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं और उस बुक्स को भी पढ़ना चालू कर सकते हैं। आगे चल के मैं और भी जितनी भी मेरी नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको अलग अलग इन्वेस्टर्स के बारे में बताऊंगा और उनकी बुक्स के बारे में बताऊंगा। आप उन बुक्स को खरीद सकते हैं, जितनी ज़्यादा बुक्स आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और इन बुक्स को के साथ साथ अब हम नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स्मॉल कैप का हमने देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है
तो वो भी यहाँ पे जो मिड कैप की है, मिड कैप मतलब ये देखिए 8,648 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, तो मतलब 5,000 से 20 करोड़ के बीच में आती है, तो वो हो गया मिड कैप। और अगर 20,000 से ऊपर, अगर 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है तो वो कहलाती है लार्ज कैप। तो लार्ज कैप नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा, वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ये सारे जितने कंडीशंस है वो फुलफिल कर रही है ये कंपनी। आप ये जो इस वीडियो पे जो पॉज करके आप इसके एनालिसिस को ये जो पढ़ सकते हैं एक बार, मैं आपको यहाँ पे लाइन से पूरा दिखा देता हूँ कि ये पूरे एनालिसिस यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको इन डेप्थ यहाँ पे देखना है तो। इसको किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको स्मॉल कैप की जो कंपनी है उसको पढ़ते वक्त मैंने आपको सिखा दिया कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, किस तरीके से चेक करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट जो आता है स्टॉक है वो है लार्ज कैप का। लार्ज कैप में यहाँ पे है पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस है, पावर फाइनेंस को यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। पावर फाइनेंस ये भी यहाँ पे क्रेडिट ग्रांटिंग पे इन्वॉल्व है, मतलब फाइनेंस की कंपनी नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, उसके कितने क्या क्या ईपीएस रहे 5 सालों के, 5 क्वार्टर्स के क्या ईपीएस है, उसकी ग्रोथ क्या चल रही है, क्या रेशियोज है, क्या ओनरशिप है, कौन कौन कितने फंड्स इसको खरीद रहे हैं, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे कुछ चार्ट्स हैं, तो चार्ट्स के थ्रू अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो आप इन चार्ट्स को देख के समझ पाएंगे कि आपको ये सही टाइम है कि नहीं है। पर अगर आप इन सीरीज से बने रहेंगे जो, तो आप इसको भी आप सीख पाएंगे, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज से बने रहना है तो आपको उसके लिए इस मेरे चैनल जो है सी रजत अग्रवाल, आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो जब आए उसके लिए आपको बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो में इतनी फायदेमंद जो जानकारी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको वो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये सारी क्राइटेरिया फिल करते हुए मैंने 3 स्टॉक्स भी आपको दिखा दिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारे क्राइटेरियाज को देख सकते हैं, और इन क्राइटेरियाज को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है वो भी मैंने आपको सिखाया स्क्रीनर से, और ग्रोथ रेट वगैरह कैसे पता करनी है तो मैंने आपको याहू फाइनेंस से सिखाया। और बाकी सारी चीज़ों को आपको ये जितनी भी लिस्ट जो ये अभी ये जो 3 स्टॉक्स है जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अब जैसे ही अगर मार्केट में कुछ और स्टॉक्स आते हैं जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वो मैं अपनी वेबसाइट prokhata.com में मैंने आपको अपडेट करते रहूँगा, और उस अपडेट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ये लिस्ट जो है अपडेटेड मिलती रहेगी। साथ में आप व्हाट्सएप के ग्रुप को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम स्टॉक मार्केट एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। साथ में टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप कुछ भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, और आपस में हम मिलकर जो ये लर्निंग है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ मैं खत्म करता हूँ मेरा आज का पहला वीडियो, जो कि था बेंजामिन ग्राहम सर के ऊपर में फंडामेंटल एनालिसिस का ये वीडियो था। बहुत ही काम का ये वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा अलग दूसरे कोई इन्वेस्टर्स के ऊपर, या तो वो वॉरेन बफे हो सकते हैं या फिर पीटर लिंच हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कौन है वो नेक्स्ट इन्वेस्टर, तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज पे और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।